हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लिटरल मीनिंग जो है इंटरप्रिटेशन की, आज हम इसको समझेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है वो इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीनिंग समझा है। दूसरा स्टैट्यूट का मीनिंग समझा। तीसरा हमने कंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझा। तो जिन्होंने अभी तक ये सब बेसिक टर्म नहीं देखे वो पिछली वाली क्लास देख सकते हैं। नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप आई के बटन को प्रेस करके ऊपर वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में जो वीडियोस डिस्प्ले होंगे उसमें से आपको मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का हमारा वीडियो, तो वहाँ से आप जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो मैंने इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन बताई थी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड इन स्टैट्यूट, द प्रोसेस ऑफ ascertaining ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट। जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उसमें उसकी जो ट्रू मीनिंग क्या होगी इसको असर्टेन करना इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। इसका अगर एक वन वर्ड मीनिंग देखा जाए, अगर इंटरप्रिटेशन को कहा जाए कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। अब किस चीज की करेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय द कोर्ट। व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, लॉ की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये प्रोसेस जो है कॉमनली जो है अडॉप्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। व्हाट इज द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये आपको इंटरप्रिटेशन के टाइम पे इंटरप्रिटेशन का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ रहे हो। अगर आप एग्जाम में पहली ही लाइन गलत लिख के आओगे जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलेगा या फिर उसका कोई लीगल सेंस नहीं निकलेगा तो आप भूल जाओ कि एग्जामिनर नंबर देगा। पीजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं, उनको नंबर जो है कुछ भी लिख के आने से नहीं मिलते हैं। उनको बहुत ही कॉन्साइज वे में पॉइंट लिखने चाहिए एग्ज़ाम में। तो वो पॉइंट याद कैसे रहें, इसका सबसे बेस्ट है कि आप कम से कम पॉइंट जो हैं उनमें अपने नोट्स बनाएं। जितने कम पॉइंट्स आपके नोट्स में होंगे, जितना वन लाइनर, जितनी छोटी से छोटी चीज़ आप अपने नोट्स में लिखोगे, एग्ज़ाम के टाइम पे याद करने में, रिवाइज करने में वो छोटी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और वही छोटी चीज़ अगर आपको याद रह गई एग्ज़ाम टाइम पे तो आप बड़ी वो तो आप बेसिक सिनॉप्सिस आप लिख दोगे, और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की तरफ। इंटरप्रिटेशन की मीनिंग को मैं समझा रहा था, तो मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से कुछ बेसिक टर्म ही समझाएं कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। आई होप ये याद रहेगा आपको। इट इज़ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। कॉमनली किसके द्वारा, आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है फॉर एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है, लोकसभा है, पार्लियामेंट है, हमारे लिए कानून बनाती है, तो कानून की एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है जो कोर्ट अडॉप्ट करती है, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है लॉ की, दैट इज द इंटरप्रिटेशन विच एसेंस द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, तो ये एक मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि लैटिन वर्ड जो है इंटरप्रिटेरी से मिलकर बना हो, जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, राइट। मैं साफ साफ लिख देता हूं, INTERPERETARI, इंटरप्रिटेरी। ठीक है, तो इंटरप्रिटेरी जो वर्ड है उसका मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन। इंटरप्रिटेशन ये है। इसके बाद मैंने सैलमन की डेफिनेशन बताई थी कि सैलमन ने क्या कहा था,
सैलमन ने कहा था कि इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोर्ट क्या करता है, एसर्टेन करता है द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम विच इट इज एक्सपेक्टेड, राइट। तो सैलमन की डेफिनेशन वही डेफिनेशन है कि टू एक्सट्रैक्ट द ट्रू मीनिंग, टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटिव फॉर्म्स, कि किस किस अथॉरिटिव फॉर्म से उसको ट्रू मीनिंग लेजिस्लेचर की मिल सकती है इन विच इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन की मीनिंग समझाई थी कि कंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या होगी। तो कंस्ट्रक्शन की मैंने मीनिंग बताई थी कि कोर्ट की फाइंडिंग्स, यानी कि अगर आप कोर्ट में फैक्ट जो देते हो तो कोर्ट की फाइंडिंग आफ्टर एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट्स, कि जो स्टैट्यूट्स में वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो कंस्ट्रक्शन में आती है। अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में मैंने डिफरेंस बताया था। तो सबसे पहला वर्ड जो इंटरप्रिटेशन जो है वो लीगल एक्सपोजिशन है। लीगल एक्सपोजिशन इसका मतलब लीगल एक्सपोजिशन वर्ड आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका मीनिंग जरूर लिखाइएगा। लीगल एक्सपोजिशन, एक एक वर्ड की ही आपको एक्सपोजिशन, इट इज द लीगल एक्सपोजिशन। लीगल एक्सपोजिशन है मतलब कि ट्रू सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट्स। लीगल एक्सपोजिशन का मतलब क्या, जो भी स्टैट्यूट्स में प्रोविजंस दे रखे हैं उनका ट्रू सेंस क्या है और उसकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है वर्ड्स की जो स्टैट्यूट में यूज हुए हैं। तो इट इज द लीगल एक्सपोजिशन। तो लीगल वर्ड हो गया लीगल एक्सपोजिशन इसका इंटरप्रिटेशन का। और कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कंक्लूजन, आपको याद रखना है कंक्लूजन। तो इट रेफर्स ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट, कंक्लूजन ड्रॉ करना रिटन टेक्स्ट से, दैट इज कंस्ट्रक्शन। दूसरा मैंने बताया था जो इंटरप्रिटेशन है ये रेफर द मीनिंग ऑफ लीगल टेक्स्ट, ये लीगल टेक्स्ट की मीनिंग को रेफर करता है, उसकी जो नेचुरल मीनिंग होती है उसको रेफर करता है कि ट्रू मीनिंग क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है उसको रेफर करता है। जो लीगल टेक्स्ट है उसकी ट्रू मीनिंग क्या है उसको बताता है इंटरप्रिटेशन। और जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या बताएगा, उसका लीगल इफेक्ट बताएगा, ठीक है। ये लीगल मीनिंग को बताता है, ये लीगल इफेक्ट को बताता है। नंबर 3, इन दिस केस वेयर द सिंपल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज टू बी अडॉप्टेड, यानी कि अगर मीनिंग है, अगर उसकी मीनिंग क्लियर है बिल्कुल टेक्स्ट में स्टैट्यूट में तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वो मीनिंग मानी जाएगी इंटरप्रिटेशन के दौरान, जो भी मीनिंग है जो सिंपल मीनिंग है टेक्स्ट की उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कब कंस्ट्रक्शन का रोल कब आता है, जब मीनिंग सिंपल क्लियर नहीं है, यानी मीनिंग सिंपल नहीं है और सिंपल ना होकर के मीनिंग कैसी है, एम्बिग्विटी है इसमें, यानी कि कहीं पर एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पे इसकी कौन सी मीनिंग ली जाएगी, इसकी लिटरल मीनिंग ली जाएगी। अब ये लिटरल मीनिंग के लिए मैं आज इसको आपको लिटरल का फंडा समझाता हूँ। इससे पहले अब इसके बाद मैंने क्या रिवाइज कराया था, इसके बाद मैंने कराया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैट्यूट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैट्यूट में स्टैट्यूट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले हमने बताया था कि ड्यूरेशन के हिसाब से स्टैट्यूट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ड्यूरेशन के हिसाब से स्टैट्यूट को हमने 2 भाग में डिवाइड करा था। वो डिवाइड, एक तो हमने टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। इसके बाद हमने मेथड के हिसाब से क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो मेथड के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन आता है वो तुम्हारा मैंडेटरी आ गया, मैंडेटरी बताया था, इम्परेटिव बताया था, ऑब्लिगेटरी बताया था। इसी मैंडेटरी, इम्प्लीमेंटरी, इम्परेटिव एंड ऑब्लिगेटिव ये पहले पे ही हैं, दोनों एक ही हैं। इसके बाद डायरेक्शन कि डायरेक्टिव होना चाहिए यानी निर्देशात्मक होना चाहिए। नंबर 3 प्रोस्पेक्टिव, मैंने प्रोस्पेक्टिव का मतलब भी समझाया था। और नंबर 4 है रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव का भी मतलब मैंने समझा दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे स्टैट्यूट की क्लासिफिकेशन करते समय स्टैट्यूट कितने तरीके के होंगे। अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हमने पहला क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन के हिसाब से किया था, इसमें टेम्परेरी और परमानेंट स्टैट्यूट। इसका मेथड के हिसाब से जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो मैंडेटरी, डायरेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम रियल मायने में जितने स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं उनको हम देखते हैं
तो हमने इसमें इनेबलिंग स्टैट्यूट बताया था, डिसेबलिंग स्टैट्यूट बताया था, अमेंडिंग स्टैट्यूट बताया था, कंसोलिडेटिंग। डिसेबलिंग स्टैट्यूट बताओ क्या हो सकता है। इनेबलिंग स्टैट्यूट जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट इनेबल करने हैं। इनेबलिंग स्टैट्यूट तो इसका एग्जांपल बताओ। इनेबलिंग स्टैट्यूट का एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा मिनिमम वेजेस एक्ट, ये इनेबल किया गया। यानी इनेबलिंग इंस्टीट्यूट में इनेबल करना है मतलब उसको ऐड करना इनलार्ज फॉर द कॉमन लॉ वेयर इट इज नैरो, जहां पे उसके वर्ड नैरो है उसको इनलार्ज वे में यूज करना है। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी हो सकते हैं और आरटीआई, ये क्या है, इनेबलिंग इंस्टीट्यूट है। इनको हमने पब्लिक को एक्सेस करने के लिए लार्ज अमाउंट में इनकी जो काफ़ी नैरो डेफिनेशन थी, लेकिन अब इसका प्रोस्पेक्टिव जो काफ़ी ग्लोब हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो इसमें जो पर्टिकुलर इफेक्ट है इसका, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। तो आरटीआई है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है। तो उसमें लैंड एक्विजिशन में जो है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या है, लैंड जो है अगर लोगों की भूमि जो है आप उनसे ऐसे लोगे तो क्या लोग अपनी भूमि आपको दे देंगे किसी काम के लिए। और अगर ये एक्ट नहीं आता तो क्या होता, मान लो आपको हाईवे बनाना है यूपी से लेके बिहार तक के लिए। अब आप कह रहे हो कि किसी एक्स नाम के व्यक्ति का उसी हाईवे पे ज़मीन पड़ जाती है, तो वो कहेगा साहब मैं अपनी ज़मीन दूंगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तो फिर क्या होगा, तो किस एक्ट के तहत क्या होगा कि लैंड एक्विजिशन के एक्ट के तहत उसको ये समझाया जाएगा कि भैया अच्छे से मानते हो तो मान जाओ, नहीं तो तुमको जो वजीफ़ा दिया जा रहा है, जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है। ये एक्ट है कि आप मना नहीं कर सकते हो, आपको उसके बिहाफ पे कहीं और उतनी ही लैंड दी जाएगी, उसी प्रॉपर्टी जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू दी जाएगी, या फिर उसके बिहाफ पे आपको कहीं और लैंड प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हाईवे निकलना है, हाईवे पास हो चुका है, आप इसमें बाधा नहीं बन सकते। अगर सपोज सब लोग कहते नहीं हम नहीं अपना करते तो हाईवे कैसे घूम घूम के बिल्कुल भूल भुलैया बन जाता ना। तो इसलिए हाईवे जो है निकलना है, तो हाईवे निकलने के लिए आपको जो है वो करना पड़ेगा सहयोग। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई अब तुम्हें सहयोग तो करना ही पड़ेगा, ये हमारी अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ तुम लोगों के भले के लिए। तो ये कौन से स्टैट्यूट्स में आएंगे, इनेबलिंग स्टैट्यूट्स में। अब इतना याद रह जाएगा, इतनी रामायण इसलिए गई कि ताकि याद रहे लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है। तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल लिखा होगे, मिनिमम वेजेस एक्ट, आरटीआई एक्ट एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो इनेबलिंग स्टैट्यूट में आ गए। फिर डिसेबलिंग स्टैट्यूट, डिसेबलिंग स्टैट्यूट जैसे कि पोटा, किसी के ऊपर भी पोटा लगा दिया है तो इसको ये एक तरह से जो हटाने हैं, जो डिसेबलिंग स्टैट्यूट हैं वो सही नहीं है कानून की नज़रों में, तो उस तरह से डिसेबलिंग स्टैट्यूट आ गए। फिर इसके बाद आते हैं तुम्हारे जैसे पीनल स्टैट्यूट बताए, पीनल स्टैट्यूट जहाँ पे दंड देने का प्रावधान है, ऑफेंस कोई किया है उस पर उसके लिए तुम्हें दंड देने का प्रावधान है। जैसे कि आईपीसी क्या है, पीनल इंस्टीट्यूट में आ गई। आर्म्स एक्ट हो गई, वो पीनल इंस्टीट्यूट में आ गई, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, वो भी पीनल स्टैट्यूट में आ गई। आप इस तरह से फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो भाई वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये कौन सा स्टैट्यूट है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे भी दंड का प्रावधान है वहाँ पे वो पीनल स्टैट्यूट में आएगा। इसके बाद बताया मैंने टैक्सिंग स्टैट्यूट, ठीक है, याद है कि सब भूल गए। टैक्सिंग स्टैट्यूट में जो टैक्स से रिलेटेड है, जैसे कि इनकम टैक्स है, वेदर टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, सेल्स टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, जो टैक्सिंग स्टैट्यूट में दिए गए वही उनके लिए ही टैक्स आम पब्लिक पे इम्पोज हो सकता है। जो नहीं दिए गए हैं वो ध्यान से सुन लो, उनके लिए टैक्स इम्पोज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो वो तुम्हारे टैक्सिंग स्टैट्यूट में आ गए। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट बताए थे। एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट में क्या बताया था, एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट में बताया कि एक्सप्लेन द लॉ एंड रेक्टिफाई, अगर कोई लॉ है उसमें अगर उसके पहले से कोई लॉ चला आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो या फिर उसको रेक्टिफाई करो या फिर उसको हटा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट है। इसको बताया था अमेंडिंग स्टैट्यूट जैसे कि सीआरपीसी, तो सीआरपीसी 1973 से पहले क्या थी,
CRPC 1898 1898 में 1898 थी, तो इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, तो फिर CRPC 1973 बनी, कुछ कुछ क्लॉज हटाए गए, कुछ जोड़े गए। फिर आता है रिपीलिंग एक्ट। रिपीलिंग एक्ट मतलब डिसेबल कर दिए गए लॉ, डिसेबलिंग ओल्ड लॉ। जैसे कि रिपीलिंग एक्ट में मैंने क्या बताया था, MRTP एक्ट जो है अब वो नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, कंपनसेशन एक्ट। MRTP एक्ट को हटा करके कौन सा एक्ट आ गया, कंपनसेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो ये कैसा है, ये रिपीलिंग एक्ट में आता है। तो काफ़ी शॉर्ट रैपिड रिवीजन हो गया है आपका। स्टैट्यूट कितने तरीके के होते हैं इसका। अब हम बताते हैं स्टैट्यूट के बाद इंटरप्रिटेशन, जो स्टैट्यूट का है उसके सिद्धांत। व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कौन कौन से रूल हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटरल रूल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले हम लिटरल रूल को समझेंगे। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के क्या क्या रूल हैं स्टैट्यूट में, बस इनको ही देखना है हमें मेनली। तो हम सबसे पहले लिटरल रूल देखेंगे, फिर हम रीजनेबल रूल देखेंगे, फिर हम हारमोनियस रूल के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, फिर हम बेनिफिशियल रूल देखेंगे, फिर हम एजस्डम जनरलिस देखेंगे, मिसचीफ रूल देखेंगे, गोल्डन रूल देखेंगे, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे, फिर मिसचीफ देखेंगे, फिर हम गोल्डन रूल देखेंगे। तो चलिए अब हम लिटरल रूल से स्टार्ट करते हैं, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो चलिए लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो देखो, आपका जो इंटरप्रिटेशन है, उन इंटरप्रिटेशन को अगर हम दो भाग में देखा जाए तो एक पार्ट आता है आपका स्टैट्यूटरी और दूसरा पार्ट आता है नॉन स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूटरी में वो सारे एक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं, यानी कि कोई वर्ड जो किस तरह से स्पेसिफिक है उसको स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं, वो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रूल होते हैं। जैसे कि आपका जनरल क्लॉज एक्ट हो गया, ये स्टैट्यूटरी रूल है। ठीक है, तो यू कैन प्रॉपरली डिफाइन दिस, जो भी इसमें स्पेसिफिक वर्ड है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होंगे, जनरल क्लॉज एक्ट होंगे। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ये तुम्हारे स्टैट्यूटरी रूल में आते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रूल काफ़ी रूल्स ऐसे होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए वर्ड्स का हमें ट्रू मीनिंग निकालना पड़ता है। तो जब हम वर्ड्स का ट्रू मीनिंग निकालते हैं, तो जब हम ट्रू मीनिंग नहीं पता होता है तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रू मीनिंग निकालेंगे। तो जब ट्रू मीनिंग निकालेंगे तो हम किसको अप्लाई करेंगे, लिटरल रूल को अप्लाई करके उनकी हम ट्रू मीनिंग को हम निकालेंगे कि उसकी नेचुरल मीनिंग क्या होनी चाहिए। तो इसलिए अब हम इसको लिटरल रूल को समझते हैं कि लिटरल रूल क्या है। तो लिटरल मीनिंग के लिए सबसे पहले हमें एक मैगजीम है, एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया एक्सपोजिटोरी नॉन इंडिजिट। आप प्रोनाउंस कर लीजिए, मुझे यही प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, मुझे ऐसे ही आता है तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया, एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया एक्सपोजिटोरी नॉन इंडिजिट। ये मैगजीम आपको याद रखनी है लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए। तो लिटरल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको लिटरल इंस्टीट्यूट्स में लिटरल का मतलब, इसका मतलब होता है लेट लॉ टू बी नेचुरल, यानी कि जो उसकी नेचुरल मीनिंग है वो होती है लिटरल मीनिंग। एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया एक्सपोजिटोरी नॉन इंडिजिट, ये इसकी मैगजीम है। इसका मतलब है लेट द लॉ टू बी नेचुरल, यानी कि लॉ जो है वो नेचुरल मीनिंग है इसकी होनी चाहिए।
प्राइमरी एंड फर्स्ट मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले उसकी हम नेचुरल मीनिंग की बात करेंगे, उसकी नेचुरल मीनिंग क्या है। तो प्राइमरी मीनिंग है और फर्स्ट मीनिंग है। ऑर्डिनरी मीनिंग यही निकल के आ रही है लॉ में उसकी, यानी नॉर्मल ऑर्डिनरी मीनिंग जो है उसकी वो यही निकल करके आ रही है। तो ये एक उसकी नेचुरल मीनिंग होगी और उसको उसी तरीके से समझा जाना चाहिए। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं केस, पर्टिकुलर केस को लेते हैं। अब उस केस में दो चीज़ें होंगी, सीरीज ऑफ फैक्ट्स होंगी और जो फैक्ट डिटरमाइन करने होंगे वो होंगे फैक्ट डिटर्मिनेशन वाले एंड स्टेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की क्या क्या स्टेट्स हैं और फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए फैक्ट डिटर्मिनेशंस हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, इंटरप्रेटर के पास ये होगा। तो अब ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं या स्टेट ऑफ फैक्ट हैं या फैक्ट जो डिटर्मिनेशंस के लिए हैं विद इन अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट में लाई कर रहे हैं तो उसकी असर्टेन करेंगे, इसकी थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन इसकी मीनिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर उसकी मीनिंग थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं हो रही है देन वी विल यूज एज इट इज, नहीं तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमारे पास क्या, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, हमारे पास ये इंटेंशन होनी चाहिए कि इट असर्टेन द ट्रू मीनिंग, असर्टेन ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। अब नहीं है ट्रू मीनिंग तो अब इसकी हम क्या करेंगे, ट्रू या नेचुरल मीनिंग। अब नेचुरल मीनिंग है उसकी एक से ज़्यादा। अब नेचुरल मीनिंग तो हम क्या करेंगे, इसका लिटरल और ग्रामेटिकल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक केस में ये है कि अगर हमारी सबसे पहली चीज़ है पर्टिकुलर केस में सीरीज ऑफ फैक्ट या फिर फैक्ट डिटर्मिनेशन के टाइम पे जब हम इसको इंटरप्रिटेशन के लिए भेजेंगे तो विद इन द पर्टिकुलर स्टैट्यूट वो लाई कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर पर्टिकुलर स्टैट्यूट में लाई कर रही हैं तो वो थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन उनकी जो मीनिंग है वो ट्रू मीनिंग होनी चाहिए, असर्टेन होनी चाहिए उनकी मीनिंग। अगर नहीं तो फिर हम डिक्शनरी मीनिंग पे अगर जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसेस तो इंटेंशन क्या होनी चाहिए, लेजिस्लेचर की इंटेंशन होनी चाहिए कि असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। नंबर 2, नेचुरल मीनिंग में अगर कहीं पे भी विरोधाभास हो गया, कहीं पे भी डबल मीनिंग आ गई, कुछ और आ गया, ग्रामेटिकल फॉर्म्स हो गई, मीनिंग चेंज हो रही है हर जगह, मीनिंग का मतलब या मीनिंग का स्कोप बहुत ब्रॉड है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिटरल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया कि अगर 3 वर्ड हैं उनको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन निकलता है तो उसे हम फर्दर इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे। अगर 3 या 4 वर्ड हैं, अगर ग्रामेटिकल फॉर्म ऐसी कि हमें 3-4 वर्ड मिल गए लिटरल मीनिंग और फर्दर एक ही उनका मतलब निकल रहा है तो उनको हमें फर्दर इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन जब हम उसको कब इंटरप्रेट करेंगे वो हम फर्दर केस लॉ से समझते हैं। तो सबसे पहला केस लॉ है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो उसमें क्या था मकबूल हुसैन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में जो एपिलेंट है वो इंडियन सिटीजन है और ही आफ्टर अराइविंग द एयरपोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर दैट ही वाज कैरिंग द गोल्ड विद हिम। वो एयरपोर्ट पे पहुंचा और उसने ये नहीं बताया कि उसके पास गोल्ड है। मकबूल हुसैन जो है ये कौन है, ये है एपिलेंट है और ये एयरपोर्ट में पहुंचा और एयरपोर्ट की अथॉरिटी से ये नहीं बताया कि इसके पास क्या है, गोल्ड है इसके पास, इसकी पोजीशन में गोल्ड है, ये इसने एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं बताया। ड्यूरिंग द सर्च इट वॉज कैरिड ऑन, द गोल्ड वॉज फाउंड ऑन हिज पोजीशन। सर्च के दौरान जो कस्टम है उनको जो है उसको गोल्ड मिला उसकी पोजीशन पे। किसकी पोजीशन पे, मकबूल हुसैन के पास गोल्ड मिला। जब गोल्ड मिला तो वो किसका वायलेशन, इट वाज अगेंस्ट द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट वाज क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 167(8) ऑफ
सी कस्टम एक्ट, ये जो कह रहा है ये सी कस्टम एक्ट के सेक्शन 168 का वायलेशन है। तो ठीक है भाई, ये 167(8) का वायलेशन मान लिया गया। देन इसके बाद लेटर ऑन इट वाज आल्सो चार्ज अंडर सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब उसको इसमें भी दोषी पाया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कि भाई गोल्ड कैसे ले जा रहे हो, गोल्ड तो अलाउड ही नहीं है। ये सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको कस्टम को बताना पड़ेगा कि आप गोल्ड ले जा रहे हो और आप उसको जो है कितना लिमिट है, क्या है, वो सब सेक्शन 8 में डिफाइन किया है। आपने फॉलो किया नहीं किया वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब वो भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रटे बैठे थे, वो आर्टिकल 22 में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेक्शन 167(8) भी लगा रहे हो, आप कह रहे हो 167(8) जो है सी कस्टम एक्ट भी लगा रहे हो मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी लगा रहे हो, दो एक्ट मेरे ऊपर लगा रहे हो। ये तो तुम डबल जियोपार्डी कर रहे हो। हाँ, डबल जियोपार्डी पता है ना? डबल जियोपार्डी मतलब एक व्यक्ति को एक, संविधान में आर्टिकल 22 में रेमेडी दी गई कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती है, 2 बार सेम अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। तो अब वो आर्टिकल 22 ने बताया कि हम तो आर्टिकल 22 जानते हैं। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि देखो ऐसा है, जो सी एक्ट है वो ना तो कोर्ट है और ना ही कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, तो ये उस तुम्हारी जो अपील है वो खारिज की जाती है। जो ट्रायल है वो वैलिड है, तुम्हारे लिए 2 ट्रायल तुम्हारे पास चलेंगे, क्योंकि जो सी एक्ट है वो ना तो कोर्ट है और ना ही कोई जुडिशियली ट्रिब्यूनल। तो ये था केस 1, याद रहेगा, सिंपल सा केस है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या केस है कि जो मकबूल हुसैन है वो एपिलेंट है, वो सिटीजन ऑफ इंडियन है। आफ्टर अराइविंग टू द एयरपोर्ट उसके पास सोना है और वो सोना उसने छिपा के रखा हुआ है अपनी पोजीशन पे, बताया नहीं। फिर वो दोषी पाया जाता है 167(8) ऑफ सी कस्टम एक्ट के तहत। जब 167(8) के तहत दोषी पाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सेक्शन 8 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत भी उसके तहत भी उसको दोषी पाया जाता है। तो वो आर्टिकल 22 डबल जियोपार्डी के तहत बोलता है कि मेरे संविधान में आर्टिकल 22 में मुझे इम्यूनिटी मिली हुई है, आप मुझ पर 2 सैंक्शन एक साथ नहीं लगा सकते हो। तो कोर्ट ने उसको एक्सप्लेन किया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हमारे पास जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत रेमेडी लेने के लिए कोर्ट के पास जाते हैं ना, नहीं आ सकते हो, आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सी एक्ट जो है वो ना ही कोर्ट है और ना ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। चलिए केस 2 समझते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 है मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य। ठीक है, इसमें क्वेश्चन उठा कि बिहार सेल्स टैक्स एक्ट है, बिहार सेल्स टैक्स एक्ट है जो वेजिटेबल को एग्जेम्प्ट करता है। बिहार में जो सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट ऑफ बिहार, उसमें जो वेजिटेबल है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वेजिटेबल पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो टैक्स से एग्जेम्पशन मिली हुई है वेजिटेबल को। तो अब उनने वो गन्ने का उत्पादन कर रहे थे, शुगर केन, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं। क्या है? शुगर केन। अब उन्होंने कहा शुगर केन जो है ये वेजिटेबल में आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल मीनिंग निकाली, भाई डिक्शनरी मीनिंग लाओ, बोटेनिकल मीनिंग लाओ वेजिटेबल की क्या है। तो वेजिटेबल में तो आता है गन्ना, वेजिटेबल, बोटेनिकल मीनिंग एंड टेक्निकल मीनिंग तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन वर्ड वेजिटेबल में सारे वेजिटेबल इंक्लूड नहीं होंगे एज पर द सेल्स टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स एक्ट में
जो प्रेस्क्राइब किया गया उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो केवल वो ही वेजिटेबल इंक्लूड किए जाएंगे जो आप लंच में या डिनर में खाते हो। ये नहीं कि आप वेजिटेबल के नाम पे अफीम वगैरह उगा रहे हो, ठीक है, तो वो वेजिटेबल में नहीं आएगा। तो वो उसकी उसकी एक्साइज ड्यूटी और टैक्स वैक्स और उस पर क्या प्रावधान है, कानूनी बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, सब कुछ लगेगा। तो वेजिटेबल का टेक्निकल सेंस यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे शुगर केन पर हम टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन का मतलब है, समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो एक तरह से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आज हमने दो एक्ट कवर कर लिए। एक तो हमने ये वाला एक्ट कवर कर लिया, सॉरी 2 केस हमने कवर कर लिए हैं, और इसमें हमने इंटरप्रिटेशन की लिटरल मीनिंग को हमने समझा है। और इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी जो है स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंटरप्रिटेशन के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा है, जे पार्क ने क्या कहा है, लॉर्ड ब्रैकोघम ने क्या कहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इतना आसानी से इतनी बढ़िया लैंग्वेज में समझा दिया, आपको खुश हो जाना चाहिए। आपको चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले करना चाहिए और उसके बाद बेल का आइकन प्रेस कर देना चाहिए ताकि सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।